अपने पास रखना है और भर से सबसे ऊपर मोबाइल नंबर सबको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भरना है 10 डिजिट का। नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, इसमें अपना नाम, आपकी जो मूल पोस्ट है वो, और जिस पोस्टिंग प्लेस से आप आए हो वो। रेजिडेंस का एड्रेस नहीं भरना, अपने पोस्टिंग प्लेस का एड्रेस इसके अंदर भरना है। एम्प्लॉय आईडी भरनी है, नेम ऑफ बैंक, बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड। इसके तीनों डिटेल आपको एकदम क्लियर भरनी है, बिना ओवरराइटिंग के, बिना किसी तरह की कटिंग के। बेसिक पे लेवल, पोलिंग पार्टी नंबर। पोलिंग पार्टी नंबर में आपको अपना मतदान दल संख्या लिखना है, जो भी चारों जनों का एक ही है। पीआरओ, पीओ1, 2, 3 चारों का एक जो पोलिंग पार्टी नंबर अलॉट हुआ है वो पोलिंग पार्टी नंबर इसके अंदर लिखना है। पोजीशन इन पोलिंग पार्टी में पोलिंग ऑफिसर पे टिक करना है और सामने डैश में जहां पीओ1 लिखा है वहां पर आप सबको पीओ2 लिखना है। डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेनिंग हेडक्वार्टर, इसके अंदर दो तरह की दूरी आपको मेंशन करनी है। जहां पर फर्स्ट और सेकंड लिखा है वहां पर आपको अपने पोस्टिंग प्लेस से गंगानगर तक की दूरी लिखनी है। जो भी आपका पोस्टिंग प्लेस है, जहां पर आप साइन करते हो वो आपका पोस्टिंग प्लेस है। रेजिडेंस आपका चाहे कहीं भी हो, पोस्टिंग प्लेस से गंगानगर तक की दूरी आपको फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम में लिखनी है। एक साइड की दूरी लिखनी है, सिर्फ बस और ट्रेन की जो होती है। उसके बाद जहाँ पे थर्ड लिखा है 125 किलोमीटर, वहां पर आपको अपने पोस्टिंग प्लेस से रवानगी स्थल तक की दूरी लिखनी है, एक साइड की। रवानगी स्थल का मतलब अनूपगढ़, गंगानगर या फिर सूरतगढ़, इन तीनों में से कोई भी एक स्थान की दूरी जो आपको रवानगी स्थल अलॉट हुआ है। विधानसभा क्षेत्र का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ रवानगी स्थल ही आपको देखना है। अगर रायसेन नगर हुआ है तो भी आपको अनूपगढ़ तक की दूरी लिखनी है, सातुरशहर मिला है तो गंगानगर तक की दूरी लिखनी है, वो भी एक साइड की। अगर आप कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आ रहे हो, गंगानगर में आपकी पोस्टिंग है, तो दूरी वाले स्थान पर 0 या फिर लोकल लिखना है। दोनों ही पोस्टिंग भी गंगानगर में है, ट्रेनिंग भी गंगानगर में हुई है और रवानगी स्थल भी गंगानगर मिला है, तो दोनों दूरी में ही 0 आएगा। उसके बाद आती है जर्नी चार्ट। जर्नी चार्ट के अंदर आपको 3 जर्नी अपनी मेंशन करनी है। पहली आपकी जो अक्टूबर में ट्रेनिंग हुई थी वो, दूसरी आज 20 नवंबर की और तीसरी आपकी 24 और 25 नवंबर की। तो पहली जर्नी के अंदर आपको अपने पोस्टिंग प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, गंगानगर आए थे ट्रेनिंग के लिए, कितने बजे आए थे, किस माध्यम से आए थे और कितना किराया लगा था गंगानगर आने का आपका। उस दिन का आपका जो भी किराया लगा, एक साइड का किराया बिना रिक्शा के, बिना रिक्शा इंक्लूड किए सिर्फ बस और ट्रेन का वाजिब किराया आपको इसके अंदर मेंशन करना है। अगर लोकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पोस्टिंग है तो किराए के अंदर भी 0 ही भरना है। उसके बाद सेकंड लाइन में इसका उल्टा हो जाएगा, गंगानगर से वापस अपने पोस्टिंग प्लेस को दिखाना है। गंगानगर से आ रहे हो तो गंगानगर से गंगानगर, गंगानगर से गंगानगर, चारों खानों में गंगानगर आ जाएगा और फेयर के अंदर 0 आ जाएगा। जो भी आप ऑटो या पैदल जो भी आए हो वैसे आप लिख देना। तीसरी और चौथी लाइन के अंदर जो पहली और दूसरी में लिखा है वही आपको रिपीट करना है, सेम ही भरनी है जर्नी, सिर्फ डेट आज की आ जाएगी 20 नवंबर, बाकी सब कुछ सेम होगा। पांचवी लाइन के अंदर अपने पोस्टिंग प्लेस का नाम, 24 नवंबर, सुबह का टाइम, जहां आपको जाना है, अनूपगढ़, सूरतगढ़ या गंगानगर, उनमें से कोई एक जगह जहां पर भी आपको जाना है वो जगह का नाम, किस माध्यम से आप जाओगे और कितना किराया लगा के जाओगे, एक साइड का बस या ट्रेन का, बिना रिक्शा के। और छठी लाइन के अंदर वापसी दिखाओगे आप उसी रवानगी स्थल से अपने पोस्टिंग प्लेस की 25 तारीख की। इसके अंदर आप टाइम खाली छोड़ देना, एक साइड का किराया भरना और 25 तारीख भरनी है। तो इस तरह से आपको टोटल अपनी 3 जर्नी भरनी है। 3 जर्नी के एवज में आपको 4 डेली का भुगतान होगा। जर्नी सबको भरनी है, चाहे आप लोकल से आए हो या बाहर से आए हो, तीनों जर्नी मेंशन करनी है। ये मत सोचना कि लोकल से आए हैं तो हमें टीए नहीं मिलेगा, लोकल वालों को भी डीए तो मिलेगा ही, टीए नहीं मिलेगा। इसलिए जिसकी जर्नी मेंशन नहीं होगी उसको उस जर्नी का पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ अनूपगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर। सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट का एक कॉलम बना हुआ है राइट साइड में जर्नी चार्ट के नीचे, और एक बिल्कुल एंड में सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट बना हुआ है राइट साइड में। उन दोनों जगह पर आपको अपने टीएबी के ऊपर साइन करने हैं। बीच का जो पार्ट थर्ड है उसमें राइट साइड में कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड में बैंक की स्टैंप लगी है। इसके अंदर वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल दोबारा भरनी है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच। बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी या चेक की फोटोकॉपी अगर आप अपने साथ लाते हैं तो उस दिन टीए के साथ लगा सकते हो, अनिवार्य नहीं है। तो टीए बिल अपने पीआरओ को जमा करवाते टाइम 5 बातों का ध्यान रखना। 2 जगह साइन जरूरी है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक डिटेल साफ लिखी होनी चाहिए, दूरी एक साइड की होनी चाहिए, किराया एक साइड का होना चाहिए बिना रिक्शा के। जाते ही अपने पीआरओ को जमा करवा दें। को मतदान करवाने के लिए
और उसी दौरान ही जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें दो मशीनें रखी जाती हैं, एक तो आपकी बीयू और दूसरी आपकी वीवीपैट। तो बीयू के ऊपर भी एक बत्ती होती है, ग्रीन बत्ती, उसको बोलते हैं रेडी लैंप। तो मतदाता को ये पता चल जाएगा कि मशीन तैयार है। लैंप पे भी वो ना आप ना जाए, मान लीजिए बीयू वाली पे, तो उसका काम क्या है, जिस उम्मीदवार को उसे वोट डालना है उस उम्मीदवार के नाम के आगे के नीले बटन को वो दबाएगा, और जैसे वो नीला बटन दबाएगा तो वीवीपैट तीसरी मशीन का काम शुरू होगा। वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी, ठीक है, और उस पर्ची में क्या दिखेगा, जिस उम्मीदवार के लिए उसने वोट डाला है उस उम्मीदवार का नाम भी आएगा। उसका मान लीजिए कि उम्मीदवारों की सूची में नंबर तीसरा है तो नंबर 3 भी आएगा, और उसका चुनाव चिन्ह जो भी चुनाव चिन्ह है उस पर प्रदर्शित होगा। उससे मतदाता को ये पता चल जाएगा कि जिस उम्मीदवार के लिए मैंने वोट डाला है मेरा वोट उसी उम्मीदवार के पक्ष में गया है, ठीक है। और उसके बाद में एक लंबी बीप की आवाज आएगी, और फिर मतलब वो 7 सेकंड के लिए दिखेगी और गिर जाएगी ड्रॉप बॉक्स में, और एक लंबी बीप की आवाज आएगी। जब बीप की आवाज आपकी बंद होती है ना, उस समय आपके पास जो कंट्रोल यूनिट थी उसका जो बिजी लैंप था रेड, वो क्या है, बुझ जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो आपका पीओ थर्ड है उसको एक चीज तो ये कहनी है कि बीप की आवाज पे ध्यान दें, ठीक है। बीप की आवाज बंद होगी तब आपका क्या है, पहले मतदाता का वोट है वो कास्ट हो गया, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद में ये बीप की आवाज की सही जानकारी मिल ही नहीं पाती, पता ही नहीं चलता कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसलिए आपको एक चीज उसको कहने की, तो आवाज की बजाय अब जो कंट्रोल यूनिट का जो लैंप है ना उसका ध्यान रखिए। तो तूने बैलेट जारी किया, बिजी लैंप जल गया, और बिजी लैंप जल गया तो बाकी काम किसका है, मतदाता का है। मतदाता ने अपना काम कर दिया तो हाँ बिजी लैंप है वो बुझ जाएगा, और बिजी लैंप बुझ जाएगा तो उसको सिर्फ यही कहना है कि जब बिजी लैंप बुझ जाए तो पहले मतदाता को अंदर न रहने दे। हो सकता है कि भीड़ ज्यादा हो, पहला मतदाता वहीं खड़ा है, बिजी लैंप बुझ गया, उसने बैलेट जारी कर दिया, तो पहले वाला वहीं खड़ा है, तो वो गलती से या उसको लगे कि मैंने वोट नहीं डाला, वो दोबारा वोट डाल सकता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको जैसे ही आपका बिजी लैंप बुझ जाए उसको बाहर निकालें, और दूसरा मतदाता जब अंदर जाए तभी आप वोट कास्ट करें, ठीक है, वो बैलेट जारी करें। तो ये प्रक्रिया आप सही तरीके से करते रहेंगे, शाम तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई एरर नहीं आनी। अगर एरर आती है तो सेक्टर ऑफिसर्स को आप लोग सूचित करेंगे अपने लेवल पे, न तो आपको कहीं बीच में कहीं मशीन को ऑफ नहीं करना, कहीं ऑन नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक बार आपने एक्चुअल कोड चालू कर दिया उसके बाद मशीन में कोई भी दिक्कत आती है तो जैसे पहले होता था ना ऑफ ऑन करते थे, वैसा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो इसलिए बीच वाली दिक्कतें तो आपकी होंगी नहीं, और वो दिक्कत आई तो सेक्टर ऑफिसर और उसके साथ जो भी कर्मचारी आएगा वो दूर करेगा। ये मुख्य तो प्रोसेस बताया। अब कुछ विशेष परिस्थिति आपको 3-4 परिस्थितियां उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री है, जैसे आप लोगों को रजिस्टर, क्योंकि आप लोगों के पास है तो एंट्री भी करनी पड़ेगी। उसमें एक तो प्रमुख रूप से है एएसडी वोटर के साथ। एएसडी वोटर कौन से है, जैसे इनको आपने नेक्स्ट बैच के लिए ना, लेकिन उसके बाद में भी बीएलओ जो है वो सर्वे करते हैं, और उनको लगा कि जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है इसमें कोई मतदाता का नाम ऐसा आ गया है वो मतदाता के मेरे एरिया में रहता ही नहीं है। उसने अड़ोस पड़ोस से पूछा तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये आता नहीं है, काफी टाइम से ही नहीं है। तो वो क्या करता है, एक सूची या सूचना देता है कि ये यहाँ से एब्सेंट है। दूसरे वोटर ऐसे होते हैं शिफ्टेड का मतलब जैसे मान लीजिए इस दौरान किसी व्यक्ति ने अपना वोट उस क्षेत्र से कटवा कर और दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट करवा लिया है, उसकी जानकारी बीएलओ को होती है। अगर अपने ऑनलाइन भी प्रोसेस करते हैं तो बीएलओ के पास, पहले वाले बीएलओ के पास सूचना जाती है, तो वो वोटरों के शिफ्टेड यानी उसके बारे में उसको सूचना है कि ये वोट शिफ्ट हुआ है, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है। तीसरे होते हैं डेथ वोटर, इस दौरान अगर किसी की डेथ हुई है उसकी सूचना भी उसमें अंकित कर देते हैं। आमतौर पे ये तीनों प्रकार के मतदाता है वोट डालने नहीं आते, इनकी एक अलग से सूची आपको वोटर लिस्ट के पीछे मिलती है, लेकिन इसमें एब्सेंट वोटर कई बार आ जाते हैं। आने को हो सकता है बाकी दोनों या तीनों भी आ जाए, भी हो सकता है गलती से किसी को डेथ सूची में डाल दी हो लेकिन वो उसके वास्तव में उसकी डेथ नहीं हुई हो, या जिस नाम से हो वो व्यक्ति कोई और हो, ठीक है, और का मतलब कि दूसरा रामलाल हो और उसने उस रामलाल पे टिक कर दिया हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इनमें से आमतौर पे नहीं आता, लेकिन अगर कोई भी मतदाता ऐसा आ जाता है तो आप तो सबसे पहले तो क्या करोगे, पीआरओ के पास भेजेगा, पीआरओ सुनिश्चित करेगा उसकी पहचान। सुनिश्चित करने का तरीका क्या होता है, उससे कोई नाम पूछ लेते हैं, उसके पिता का नाम पूछ लिया, मदर नेम पूछ लिया, अड़ोस पड़ोस के
नाम पूछ लिए, क्योंकि उसके पास तो वोटर लिस्ट है, तो वो आमतौर पर इतनी चीजें बता नहीं पाएगा अगर गलत होगा तो। और अगर सही होगा तो बीएलओ को भी आप पूछ लें, क्योंकि बीएलओ बता देगा कि सर है तो ये सही मतदाता, लेकिन गलती ये होगी, ठीक है, तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि सही मतदाता है। ऐसा मतदाता की अगर वोट डालने आता है तो वो वहाँ वो तो घोषणा ले ही रहे, लेकिन उसकी एंट्री जब आप अपने मतदाता रजिस्टर में करोगे तो उसके आगे उसका नाम उसे जो साइन वाला खाना है उसमें आप साइन भी करवाएंगे और साथ ही बाएं हाथ का अंगूठा भी लगवाएंगे। अंगूठा मैं नहीं जानता तो अंगूठा लगवाना ही है, लेकिन अगर साइन करना जानता है तो भी हमें उससे अंगूठा लगवाना है। ये काम आपको विशेष रूप से करना है। और टिप्पणी वाले कॉलम में आप लिखना चाहें तो लिख दें कि एएसटी वोटर में से ये व्यक्ति है, ठीक है। ये था एएसटी वोटर का पता। निवेदित मत पत्र जो बैलेट पेपर से वोट डाला जाता है कि कोई भी मतदाता जो अंदर प्रवेश करता है और उसके जब आप लोग देखते हैं PO1 की भी ये मतदाता जो बता रहा है इसका तो वोट पहले डल चुका, उसकी मार्क कॉपी में क्या है कि पहले क्रॉस लाइन होगी, सब कुछ हो गया, तो वो क्या करता है कि उसको कहते हैं तेरा वोट तो डल चुका, तो अब आप उसको क्या करते हो PRO के पास भेजते हो। PRO वही पहचान सुनिश्चित करेगा, लगेगा कि बंदा तो सही है, गलती कहाँ हुई है, गलती आपके PO1 से ही हुई है। PO1 बाई चांस हो सकता है किसी गलत खाने पे साइन को उसका क्रॉस कर दिया हो, या उस समय एजेंट नहीं हो तब उसने किसी दूसरे नाम वाले पे कर दिया, तो गलती कहीं ना कहीं PO1 से ही होती है वो। तो ऐसी स्थिति में आप उसको वोट डालने से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन मशीन में वो वोट नहीं डालेगा, क्योंकि उसका जो इंद्राज जो 1 नंबर सूची में हो गया तो मशीन पे वोट नहीं डाल सकता। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको एक बैलेट जारी करेगा जो PRO है, मतपत्र देगा, एरो क्रॉस सील देगा, मतपत्र लेके वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, जिस उम्मीदवार को वोट देना है उसके नाम के आगे या चिन्ह के आगे वो मोहर लगा के उसको फोल्ड करके PRO को वापस दे देगा। लेकिन आपका काम क्या है, अगर ऐसा टेंडर वोट वाला आएगा तो उसकी प्रविष्टि आप मतदाता रजिस्टर 17 कै में नहीं करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, 17 कै में जो प्रविष्टि होगी उन्हीं मतदाताओं की होगी जिन मतदाताओं को ईवीएम में वोट डालने के लिए अनुमति दी गई है, ठीक है। अनुमति दी गई का मतलब चाहे बाद में चाहे वो मना करे या उसको आपने मना कर दिया बात अलग है, लेकिन जो ईवीएम में वोट डालने का अधिकारी है और जो टेंडर वोट से वोट डाल रहा है उसकी प्रविष्टि होती है 17 कै। और 17 कै फॉर्म बिल्कुल 17 कै रजिस्टर का एक पेज ही होता है, उसकी कॉपी होती है, और वो रहता भी किसके पास है, PRO के पास रहता है। तो PRO इसकी प्रविष्टि करेगा, उसको मतपत्र देगा, मतपत्र वापिस ही वो मोहर लगा के PRO को देगा। लेकिन आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि उसकी प्रविष्टि आप अपने रजिस्टर में न करें, ठीक है।